हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जियांगसी को देख पाते हैं, जिसकी जैसी आंखें खुलती है वो खुद को देखती है और साथ ही वहाँ पर रखे एक कैलेंडर को भी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो टाइम में पीछे आ गई थी। और वो खुद से कहती है कि क्या मेरा रिबर्थ हुआ है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी यहाँ पर लियो नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि जियांगसी से फोर्सफुली काम करने को कह रहा था। लेकिन जियांगसी तो साफ साफ उस बंदे को मना कर देती है, क्योंकि जियांगसी की पिछली लाइफ में जियांगसी को इस जॉब की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा था। वो तो यहाँ पर रिजाइन भी दे देती है और कंपनी छोड़कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे जियांगसी बाहर से जा रही थी, वो अपने फोन में उसका बैंक बैलेंस चेक करती है, जो कि काफी ज्यादा कम था। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो कोई और जॉब करेगी। तभी उसे एक ऑफिस नजर आता है, जहाँ पर नैनी के वर्क के लिए वो जॉब इंटरव्यू दे सकती थी। इसी के साथ हम हमारे मेन लीड मिस्टर सू को भी देख पाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर ही रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और मिस्टर सू से कहता है कि जियांगसी नाम की लड़की ने हुआनियो कंपनी से रिजाइन दे दिया है। हमें यहाँ पर मिस्टर सू को देखकर ऐसा तो लगता है कि वो पहले से ही जियांगसी को जानता है। साथ ही असिस्टेंट मिस्टर सू से कहता है कि क्या आप जियांगसी से मिलना चाहते हो। मिस्टर सू कहता है कि जिस इंसान को अच्छे से बिजनेस करना आता है, मैं उससे क्यों नहीं मिलना चाहूंगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ, आखिर वो है कैसी इंसान। मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हारे पास जियांगसी की कुछ इन्फॉर्मेशन है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि फिर तुम जाओ, ढूंढो और जियांगसी की इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो। यहाँ पर मिस्टर सू असिस्टेंट से ये भी कहता है कि क्या तुमने मेरे ग्रैंडफादर के लिए एक नैनी ढूंढी। असिस्टेंट कहता है कि मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। वहीं हम जियांगसी को देख पाते हैं, जो कि दो लोगों को उसका इंटरव्यू दे रही थी। जहाँ जियांगसी के सामने बैठी लेडी उससे कह रही थी कि क्या वो नैनी की जॉब सच में करना चाहती है। तो जियांगसी कहती कि नैनी की जॉब करना कौन सा कुछ गलत है, इसमें तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। फिर सामने बैठी लेडी जियांगसी को बताती है कि सू फैमिली के अंदर एक नैनी की जरूरत है, हम तुम्हें वहाँ पर भेज देंगे और तुम्हें मंथ के 20,000 युआन भी मिलेंगे, जिसके लिए जियांगसी हाँ कह देती है। और फिर हम जियांगसी को सू फैमिली में आया हुआ देख पाते हैं। यहीं हम मिस्टर सू के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को भी देख पाते हैं। अब जियांगसी यहाँ पर आ तो गई थी, वो तो आते के साथ ही यहाँ पर इतना अच्छा खाना बनाती है कि सू के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रैंडमदर जियांगसी से कहती है कि तुम्हारी तो कुकिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा जियांगसी तो ग्रैंडमदर की और भी कामों में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और जब वो बाहर ग्रैंडमदर की हेल्प कर ही रही थी, तभी ग्रैंडमदर को मिस्टर सू का वीडियो कॉल आ जाता है और वो साइड में बैठकर उससे बातें करने लग जाती है। मिस्टर सू ग्रैंडमदर से कह रहा था कि क्या आपको नैनी मिल गई है। ग्रैंडमदर मिस्टर सू को बताती है कि जो नैनी उनके घर के अंदर आई है काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा अच्छी है, और वो तो खाना भी काफी ज्यादा टेस्टी बनाती है। तो मिस्टर सू ग्रैंडमदर से कहता है कि फिर तो आपको शेफ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। इसके बाद हम असिस्टेंट और मिस्टर सू को देख पाते हैं। असिस्टेंट ने जियांगसी की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि वो कहाँ पर रहती है, और वो मिस्टर सू को अपने साथ लेकर उसके अपार्टमेंट पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उन दोनों को पता चलता है कि जियांगसी तो यहाँ से अपना अपार्टमेंट खाली कर कहीं पर चली गई है। वही ग्रैंडफादर फिश पकड़ने के लिए बाहर की तरफ जा रहे थे। वो जाते हुए जियांगसी से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारी वहाँ पर हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जियांगसी भी ग्रैंडफादर के साथ फिश पकड़ने के लिए आ जाती है, और जियांगसी को डिफरेंट तरीके पता थे फिश पकड़ने के लिए। इस वजह से वो ग्रैंडफादर की काफी ज्यादा हेल्प करती है फिश पकड़ने के अंदर। वो मिट्टी के अंदर से कुछ वॉर्म्स निकालती है और उसे कांटे में लगाकर ग्रैंडफादर से कहती है कि वो उसे पानी के अंदर डाले, और वो जैसे ही पानी के अंदर उसे डालते हैं तभी उनके कांटे में एक फिश आ जाती है, जिससे तो ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतना कम नहीं था, ग्रैंडफादर जियांगसी की मदद से काफी सारी फिश पकड़ पाते हैं। और वहाँ पर कुछ और ओल्ड मैन भी आ रखे थे, वो भी जियांगसी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसके आने से सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि जियांगसी बातें करने में भी काफी ज्यादा अच्छी थी। अब यहाँ पर सारे ओल्ड मैन इम्प्रेस हो गए थे, तो इस वजह से जाने से पहले वो जियांगसी को एक रेड एनवलप देते हैं। दरअसल चाइना में हैप्पी होने पर ये रेड एनवलप दिया जाता है। इसके अंदर कुछ पैसे रख कर जो इंसान हमें खुश कर रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, उसे हम ये गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। इस वजह से वो सभी ओल्ड मैन उसे वो रेड एनवलप दे देते हैं, और साथ ही मिस्टर सू के ग्रैंडफादर भी। इतना कम नहीं था, ग्रैंडफादर तो अपने फोन के अंदर कुछ फोटोज भी क्लिक करवाते हैं जियांगसी से कहकर, और ये फोटोज वो
वो पोस्ट भी कर देते हैं, जिसे अचानक से ऑफिस में बैठा मिस्टर सू देख लेता है और वो अपने ग्रैंडफादर को इस तरह देखकर कम्प्लीटली शॉक था कि ग्रैंडफादर इतने ज्यादा खुश किसके साथ हो सकते हैं। इस वजह से मिस्टर सू तो फटाफट से अपने ग्रैंडफादर को कॉल करते हैं, जहाँ पर ग्रैंडफादर जियांगजी की तारीफ करने लग जाते हैं और कहने लग जाते कि जियांगजी ने तो काफी अच्छा खाना बनाया है, और वो टेबल पर मिस्टर सू को खाना दिखाने लग जाते हैं। जबकि वही किचन के अंदर जियांगजी उसका काम कर रही थी, लेकिन मिस्टर सू जियांगजी की वॉइस सुन पाता है और उसे तो वॉइस सुनकर ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये वॉइस कितनी ज्यादा अच्छी है, और साथ ही मिस्टर सू खुद से कह रहा था कि ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। इसके साथ ही हम ग्रैंडमदर को देख पाते हैं, जो कि जियांगजी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम पूरा दिन भर काम करती रहती हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आज रात का खाना मैं बना सकती हूँ क्योंकि मैं भी तो एक लेडी हूँ। जियांगजी ग्रैंडमदर से मना करती है और कहती है खाना मैं बना सकती हूँ, लेकिन ग्रैंडमदर तो उसे जबरदस्ती एक जगह पर रेस्ट करने को कह देती है। खैर रियल लाइफ के अंदर किसी भी वर्कर को इस तरह कौन ही ट्रीट करता है, मे भी कुछ लोग करते होंगे। जियांगजी दूसरी जगह पर जाकर टेबल साफ करने की कोशिश करती है, तब ग्रैंडफादर उसे वो भी करने से मना कर देते हैं। तो जियांगजी मन के अंदर सोचने लग जाती है कि ये यहाँ से मुझे निकालने की तैयारी तो नहीं कर रहे। तभी ग्रैंडफादर यहाँ पर केक लेकर आ जाते हैं। जियांगजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो सोच रही थी कि मैंने तो पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, आज तो ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर का किसी का भी बर्थडे नहीं है, फिर ग्रैंडफादर केक किसके लिए लेकर आए। तभी ग्रैंडमदर जियांगजी से कहते कि हैप्पी बर्थडे टू यू। जियांगजी कहती है मेरा बर्थडे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारी बर्थडे डेट देखी थी 15 नवंबर। ग्रैंडमदर बड़े ही प्यार से जियांगजी से कहती है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम आज कोई भी विश मांग सकती हो। जियांगजी अपनी आंखें बंद करती है और मन के अंदर ही कहती है कि मैं बस चाहती हूँ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो और भी अच्छी लाइफ जी सके, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, वो हमेशा खुश रहे। मतलब यही था कि जियांगजी ने आज के दिन भी खुद के लिए कोई विश नहीं करी थी, बल्कि उनके लिए करी थी जो उससे प्यार करते हैं। ये सिर्फ फिक्शनली नहीं रियलिटी में भी होना चाहिए। जियांगजी यहाँ पर खुश तो थी, लेकिन वो एक बात से इमोशनल और दुखी भी थी। वो ग्रैंडमदर से कहती है कि कल चैन आंटी इस घर के अंदर वापस आ जाएगी काम करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि उसकी जॉब तो चली जाएगी। लेकिन ग्रैंडमदर जियांगजी से कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ग्रैंडमदर कहती है कि मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा पर्सन के तौर पर हायर कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ग्रैंडफादर खड़े हुए थे, जो कि जियांगजी से कहते हैं कि तुम एक महीने के लिए मेरे ग्रैंडसन के पास जाकर काम क्यों नहीं करती, क्योंकि वो भी अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानता। जियांगजी जैसे ग्रैंडफादर की बात सुनती है, वो मन के अंदर ही कहती है कि क्या मैं और सू के पास जाऊंगी, जो कि इस सिटी का सबसे रिच पर्सन है। ग्रैंडफादर यहाँ पर जियांगजी का चेहरा देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर उसने तुम्हें जरा सा भी परेशान करा तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जियांगजी को छोड़ने के लिए बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ जियांगजी की दोस्त लीजुन उसे लेने के लिए आ रखी थी। जियांगजी अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। दरअसल लीजुन सू की कंपनी के अंदर ही काम किया करती थी। जियांगजी यहाँ पर अपनी दोस्त को बताती है कि मैं मिस्टर सू के घर पर नैनी का काम करने के लिए जा रही हूँ, उसकी केयर करने के लिए जा रही हूँ। जैसे ये बात लीजुन सुनती है उसे तो खांसी आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम सच में वहाँ पर जा रही हो। लीजुन जियांगजी से कहती है कि मिस्टर सू काफी ज्यादा रूड है, मैंने तो उसे आज तक हंसते हुए भी नहीं देखा। जियांगजी तो सोचने लग जाती है क्या मिस्टर सू इतना ज्यादा बुरा है, लेकिन फिर भी जियांगजी को काम तो करना ही था, इस वजह से वो मिस्टर सू के घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए पहले से असिस्टेंट खड़ा हुआ था। असिस्टेंट जियांगजी से कहता है कि मैं जियान मिंग हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा काम समझाने के लिए आया हुआ हूँ। फिर वो जियांगजी को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। जैसे जैसे असिस्टेंट जियांगजी को काम समझा रहा था, वैसे वैसे जियांगजी उसे एक नोटबुक के अंदर लिखती जा रही थी, ताकि उसे सारे काम याद रहे। साथ ही असिस्टेंट अंदर आने के बाद जियांगजी को समझाता है कि जो मिस्टर सू है वो अपना लंच कंपनी के अंदर ही करते हैं, इस वजह से तुम्हें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर ही बनाना होगा बस। लेकिन यहाँ पर जियांगजी के मन के अंदर तो ये बात भी चल रही थी कि कहीं मिस्टर सू काफी ज्यादा रूड ना निकले या काफी ज्यादा बुरा ना निकले। अगर वो ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जियांगजी तो यहाँ पर ये सब सोचकर ओवर थिंकिंग किए जा रही थी। तभी असिस्टेंट जियांगजी से कहता है कि मुझे तुमसे एक और बात कहनी है, और वो धीरे से जियांगजी से कहता है कि मिस्टर सू काफी ज्यादा शाय है और वो काफी ज्यादा ब्लश भी करता है। जियांगजी तो मन के अंदर सोच रही थी क्या ये सच बोल रहा है, सच में मिस्टर सू ऐसा है। फिर यहाँ पर जियांगजी को याद आता है कि मैं पिछली बार मिस्टर सू से एक बार के अंदर मिली थी, जहाँ पर मैं तो उसे देखकर डर ही गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो अंदर से इस तरीके का इंसान है, शाय और जल्दी से ब्लश करने वाला। असिस्टेंट जियांगजी से कहता है कि तुम यहाँ पर भी रुक सकती हो, लेकिन जियांगजी
जियांगजी कहती है कि मैं और इसके साथ रुकूंगी, कभी भी नहीं, मुझे तो इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। ये चीज जियांगजी मन के अंदर सोच रही थी। असिस्टेंट के यहाँ से जाते के साथ ही जियांगजी तो अपने काम में लग जाती है। वो पूरे घर की सफाई करती है। वहीं असिस्टेंट मिस्टर सू के पास आ गया था और मिस्टर सू से कह रहा था कि जो नई नैनी उसके घर के अंदर आई है वो उसकी काफी ज्यादा केयर करती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने एक रूम लिया है जहाँ पर वो अपना काम खत्म करके चली जाएगी। मिस्टर सू कहता है कि क्या सच में वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती? असिस्टेंट कहता है कि क्या बोला आपने? तो मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं बोला मैंने। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि मैं इतने बड़े विला के अंदर रहता हूँ और वो वहाँ पर रुकना तक नहीं चाहती। असिस्टेंट मिस्टर सू से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जियांगजी को किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जियांगजी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया था मिस्टर सू के लिए। जैसे ही जियांगजी घर से निकलती है वैसे ही मिस्टर सू अपनी कार के साथ घर के अंदर एंट्री ले लेता है और जैसे वो घर के अंदर आता है वो टेबल पर खाना रखा हुआ देख पाता है और फिर थोड़ा सा टेस्ट भी करता है जो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से वो तो जल्दी जल्दी खाने लग जाता है क्योंकि मिस्टर सू को तो जोरों से भूख भी लगी थी। जिसके बाद मिस्टर सू बर्तन उठाकर धोने के लिए रखने के लिए जा रहा था, लेकिन उनमें से एक बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। मिस्टर सू तो सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वो बाकी के बर्तन एक जगह पर रख कर उससे कहता है कि मुझे अभी सोना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो सोने के लिए चला जाता है। मॉर्निंग जब जियांगजी घर के अंदर आती है वो टेबल पर देखती है कि वहाँ तो एक भी बर्तन नहीं रखा हुआ था। वो खुश होती है कि तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ती जहाँ पर रात को मिस्टर सू ने एक बाउल तोड़ दिया था, जिससे तो जियांगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि सच में ये मिस्टर सू एक रूड इंसान ही है, वरना जरा सी सफाई नहीं हो सकती थी, कम से कम ये उठाकर डस्टबिन के अंदर ही डाल देता। जब जियांगजी वहाँ की सफाई कर रही थी तभी मिस्टर सू सीढ़ियों से आकर छुपके से उसे देख पाता है। दरअसल उसे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहना तो चाहता था कि ये मेरे से गलती से हो गया, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाता। जियांगजी ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रख कर आगे की तरफ बढ़ती है कि तभी मिस्टर सू इधर उधर देखता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और तभी दोनों एक दूसरे को देख पाते पहली बार और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर जियांगजी होश में आते हुए मिस्टर सू से कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर सू, मैं जियांगजी हूँ। मैं 1 महीने के लिए आपकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। आप मुझे जियो या जियांग भी कह सकते हो। ब्रेकफास्ट रेडी है, आप जाकर फटाफट से उसे खा लो। मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि हाँ मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। जियांगजी की नजर मिस्टर सू के कानों पर पड़ती है जो कि लाल हो रहे थे और वो समझ जाती है कि ये काफी ज्यादा अंदर ही अंदर नर्वस हो रहा है। तो मतलब असिस्टेंट ने सच ही कहा था, ये काफी ज्यादा शाय है। जैसे ही मिस्टर सू ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर जाता है तभी जियांगजी उसके रूम के अंदर आती है उसके कपड़े लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे उसका एक अंडरवियर भी दिखता है। पहले तो वो खुद से कहती है कि क्या मुझे इसको भी धोना पड़ेगा? फिर वो कहती है कि ठीक है धो दूंगी, इसमें क्या ही है। अब हम शाम का वक्त देख पाते हैं। मिस्टर सू घर के अंदर आता है और वो जियांगजी के शूज भारी देख पाता है और वो समझ जाता है वो अंदर ही है। वो जैसे ही अंदर आता है वो जियांगजी को देखता है जो कि लैपटॉप पर कुछ कंपनीज के शेयर प्राइजेस देख रही थी। तो मिस्टर सू उसके थोड़ा सा पास आकर उससे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हो, फिर तुम नैनी की जॉब क्यों कर रही हो? दरअसल जियांगजी ने मिस्टर सू की कंपनी के शेयर ही खरीदे थे क्योंकि अभी उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था जिसके प्राइस काफी तेजी से राइज हो रहे थे। जियांगजी तो यहाँ पर मिस्टर सू के साथ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने लग जाती है, जिससे मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हो, अपना ये टैलेंट खराब क्यों कर रही हो? मिस्टर सू तो चाहता था कि जियांगजी उसके टैलेंट के हिसाब से और भी अच्छा काम करे, लेकिन जियांगजी मिस्टर सू से कहती है कि खाना कब का रेडी हो चुका है, वो ठंडा ना हो जाए उससे पहले उसे खा लेना चाहिए। फिर मिस्टर सू टेबल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे खाना खा लेना चाहिए और वो खाना खाना शुरू करता है और जियांगजी लगातार उसे देख रही थी और मन के अंदर कह रही थी कि सच में मिस्टर सू बहुत ज्यादा शाय है। अब जैसे ही मिस्टर सू खाना खाकर अपने रूम के अंदर जाता है तो वो अपने कपड़े देख पाता है जो कि आज धुले थे और तब भी उसकी नजर उसके अंडरवियर के ऊपर जाती है और वो कहता है कि क्या उसने इसे भी धोया था? रात को जियांगजी किचन के अंदर कुछ काम कर रही थी। हम मिस्टर सू को देख पाते हैं जो कि सीढ़ियों से चुपके चुपके नीचे की तरफ आता है जियांगजी को देखने के लिए, लेकिन जियांगजी जैसे सीढ़ियों की तरफ देखती है वो छुप जाता है। फिर यहाँ पर मिस्टर सू सोचने लग जाता मन के अंदर कि मुझे जियांगजी से कह देना चाहिए कि तुम्हें मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं धोने चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा वियर्ड है और ये मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। मिस्टर सू ये सब सोचता तो है लेकिन कुछ भी जियांगजी से कह नहीं पाता और नेक्स्ट ऑफिस के अंदर वो बैठा हुआ था। अभी असिस्टेंट उसके पास आता है काम लेकर, लेकिन असिस्टेंट देख पाता है कि मिस्टर सू का तो काम में ध्यान ही नहीं था। वो मन के अंदर ही कहता है कि कुछ टाइम
से जब से जियांगजी नैनी बनकर उसके घर के अंदर आई है, मिस्टर सू कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तभी मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुमने जियांगजी से कहा था कि वो मेरे अंडरगारमेंट्स धोए? अगर तुमने ऐसे कहा था तो उसे साफ साफ मना कर देना। असिस्टेंट मिस्टर सू से कहता है कि मैंने तो नैनी से ऐसा कुछ भी नहीं बोला। फिर मन के अंदर ही सोचता है कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है जब से नैनी घर पर आई है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट के पास एक मैसेज आता है जो कि जियांगजी का था। वो कह रहे थे कि आज सू टाइम से घर नहीं आया है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं भूल गया, तुम्हें बताना कि आज मिस्टर सू ओवर टाइम कर रहा है, वो खाना खाने के लिए घर पर नहीं आएगा। तभी मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि वो फोन के अंदर क्या कर रहा है। असिस्टेंट तो अपना फोन ही मिस्टर सू को दे देता है और कहता है कि मैं बस नैनी से बात कर रहा था। फिर मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि मुझे भी नैनी का वीचैट चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो मैं उसे पहले ही बता दूंगा। दरअसल बात तो ये थी कि मिस्टर सू को जियांगजी का वीचैट चाहिए था उससे चैटिंग में बात करने के लिए। मिस्टर सू को वीचैट तो मिल जाता है लेकिन अभी भी जियांगजी को मिस्टर सू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी। मिस्टर सू तो काफी देर तक वेट करता है लेकिन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं होती। यहाँ पर जितना परेशान मिस्टर सू हो रहा था उससे डबल परेशान तो असिस्टेंट हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर सू का मूड खराब हुआ तो फिर उसका दिन खराब हो जाएगा। अब बहुत देर तक सू को मैसेज नहीं आता इसलिए वो तो अपने घर पर ही चला जाता है जियांगजी से मिलने के लिए क्योंकि उसे जियांगजी की काफी ज्यादा याद आ रही थी। मिस्टर सू घर तो आ जाता है लेकिन वो देख पाता है कि जियांगजी तो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि असिस्टेंट ने उससे बोल जो दिया था आज मिस्टर सू घर पर आएगा ही नहीं। इस वजह से वो तो अपने घर पर चले गई थी। जिसके साथ ही मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं। जियांगजी मिस्टर सू के घर पर आती है जहाँ पर सू आराम से बैठा हुआ था। दरअसल वो तो मॉर्निंग ही उठकर उसका वेट कर रहा था क्योंकि मिस्टर सू को जियांगजी का वीचैट जो लेना था। मिस्टर सू ने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट जियांगजी को भेज रखी थी लेकिन जियांगजी ने वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रखी थी। मिस्टर सू जियांगजी के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने वीचैट पर तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तुमने अभी तक उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? जियांगजी अपना वीचैट चेक करती है और वहाँ पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। तो जियांगजी मिस्टर सू से कहती है कि तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दी, उसके साथ में एक नोट लिखने का भी ऑप्शन होता है, तुम वहाँ पर कुछ लिख भी तो सकते थे। फिर जियांगजी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे मिस्टर सू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन वो जियांगजी को ऐसा दिखाता नहीं। अब ऐसे ही जब जियांगजी का काम पूरा हो जाता है वो मिस्टर सू से घर जाने के लिए कहती है लेकिन मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। तो जियांगजी कहती है कि ये तो मेरा ओवर टाइम हो जाएगा इसलिए तुम्हें इस टाइम को भी काउंट करना पड़ेगा। मिस्टर सू कहता है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम काउंट तो नहीं कर सकता लेकिन फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस जरूर दे सकता हूँ। जियांगजी तो खुश होकर वहाँ पर बैठ जाती है। अब जियांगजी भी मिस्टर सू की काम के अंदर हेल्प कराने लग जाती है। तभी जियांगजी मिस्टर सू को एक फाइल उठा कर दे ही रही थी तभी दोनों की फिंगर्स थोड़ी सी टच हो जाती है जिससे तो दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। जियांगजी फिर मिस्टर सू को देखती है। मिस्टर सू तो काफी ज्यादा लाल हो गया था। ये चीज देखकर जियांगजी तो मन ही मन के अंदर खुश हो रही थी और कह रही थी कि ये कितना शाय है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर लियू को देख पाते हैं जिसने जियांगजी को हमेशा से बुली करा था ऑफिस के अंदर और इसी वजह से जियांगजी ने ऑफिस छोड़ दिया था और इस वक्त मिस्टर लियू का बॉस हुआ उसे काफी ज्यादा डांट रहा था क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर जियांगजी अच्छे से काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट जियांगजी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता था क्योंकि जियांगजी थी इतनी टैलेंटेड। मिस्टर लियू का बॉस तो कहता है लियू से कि चाहे जो भी हो तुम चाहे जियांगजी को लेकर आओ या किसी और को लेकिन मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए। मिस्टर लियू को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने ऑफिस के अंदर आकर जियांगजी को कॉल मिलाता है और बड़े ही प्यार से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जियांगजी को तो पहले से ही पता था कि ये मिस्टर लियू मुझसे प्यार से ही बात करेगा अभी तो क्योंकि अभी उसे अपना काम जो करवाना है। जियांगजी तो ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है और फोन कट कर देती है जिससे तो लियू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जियांगजी मिस्टर सू के लिए खाना बनाती है। जब वो जा रही थी तो मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। पहले तो जियांगजी मना करती है लेकिन मिस्टर सू के दोबारा बोलने पर वो वहीं पर बैठ जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे लेकिन फिर भी एक साथ बैठकर कैसे तो खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि क्या तुम जिस कंपनी में पहले काम किया करती थी वहाँ पर तुम्हें परेशान किया गया था? फिर फटाफट से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम मत बताओ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। जियांगजी तो मन के अंदर ही खुश होते हुए कह रही थी कि मुझे पता नहीं था मिस्टर सू इतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए जियांगजी मिस्टर सू से कहती है कि मेरी कंपनी के अंदर पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा, इस वजह से मैंने वो कंपनी छोड़ दी। मिस्टर सू कहता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी और ये कहकर वो जियांगजी से कहता है कि तुम्हें और खाना खाना चाहिए और एक चिकन लेग पीस वो जियांगजी की प्लेट में रख देता है। फिर जियांगजी भी काफी
काफी ज्यादा प्यार से मिस्टर सू की तरफ देखते हुए कहती है कि इस लेग पीस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मिस्टर सू को देख पाते हैं जो जियांगजी को इतने प्यार से बोलता हुआ देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे तो खांसी तक आ जाती है। इस वजह से जियांगजी जल्दी से एक टिश्यू मिस्टर सू को देती है और साथ ही वो देख पाती है कि वो काफी ज्यादा लाल हो रहा था, मतलब वो ब्लश कर रहा था। ये चीज देखकर जियांगजी को तो मन ही मन के अंदर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वही हम मिस्टर लिू को देख पाते हैं जो कि जियांगजी के पुराने वाले अपार्टमेंट के अंदर आया हुआ था, जहाँ पर एक दूसरा बंदा रहने लग गया था। मिस्टर लिू के पूछने पर वो कहता है कि जियांगजी नाम की यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं रहती। मिस्टर लिू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इस वजह से वो तो उस बंदे को ही डांटने लग जाता है, लेकिन वो बंदा उल्टा मिस्टर लिू को काफी ज्यादा मार कर वहाँ से भगा देता है। अब जैसे मिस्टर लिू बाहर की तरफ आता है तभी उसको उसकी बॉस हुआ का कॉल आता है, जो कि उससे कह रहा था कि तुमने अभी तक काम किया कि नहीं किया। तो मिस्टर लिू कहता है कि मैं जल्दी कर दूंगा, लेकिन उसका बॉस तो मिस्टर लिू के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाकर फोन कट कर देता है। रात को मिस्टर सू अपने घर में आता है और जैसे वो वॉशरूम के अंदर जाता है वो देख पाता है कि उसका जो शावर था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसमें से वाटर लीक हो रहा था। इस वजह से वो जियांगजी को मदद के लिए बुलाता है। जियांगजी आकर उसे चेक तो करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ती है वो मिस्टर सू से टकरा जाती है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं। और फिर जियांगजी बाहर जाकर कुछ सामान लेकर आती है जो शावर लीक हो रहा था उसे ठीक करने के लिए। वापस आने के बाद वो शावर ठीक कर रही थी, तभी उसके ऊपर थोड़ा पानी आके गिरता है, जिससे वो स्माइल करने लग जाती है। और मिस्टर सू तो जियांगजी को बस ऐसे ही देखे जा रहा था, क्योंकि जियांगजी इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी और वो काफी ज्यादा खुश थी। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन देख पाते हैं, जहाँ मिस्टर सू को उसके बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था, इसलिए जियांगजी ने उसका सारा सामान पैक कर दिया था। मिस्टर सू जाते हुए जियांगजी से कहता है कि मैं तुमसे वीचैट पर बात करूंगा। तो जियांगजी कहती है कि ठीक है। मिस्टर सू के जाते के साथ ही जियांगजी अपनी दोस्त को मैसेज करती थी कि क्या वो उसके साथ लंच करने चलेगी। और फिर हम जियांगजी और उसकी दोस्त लीजुन को देख पाते हैं। लीजुन जियांगजी से कहती है कि मिस्टर सू तुम्हारा बॉस है, वो तो काफी ज्यादा अच्छा है ना, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। जियांगजी अपनी दोस्त से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लीजुन जियांगजी से कहती है कि ऑफिस के अंदर तो मिस्टर सू काफी ज्यादा रूड लगता है, लेकिन जियांगजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर सू काफी अच्छा है। तो लीजुन जियांगजी से कहती है कि कहीं तुम्हें मिस्टर सू से प्यार तो नहीं हो गया है। जियांगजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ वो मेरे बॉस है और वो काफी ज्यादा अच्छे है। जियांगजी और उसकी दोस्त साथ में बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी लीजुन की नजर वहाँ पर एक बंदे के ऊपर पड़ती है और वो जियांगजी से कहती है कि ये तो चेंगू है ना, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। जियांगजी कहती है कि अब मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही चेंगू जियांगजी को देखता है वो तो उसके पास आकर उससे कहने लग जाता है कि बेचारी लड़की जिसे उसकी फैमिली ने घर से निकाल दिया और साथ ही उसकी जॉब भी चले गई, अब तो तुम कुछ कर भी नहीं रही होंगी, अगर तुम्हें घर की जरूरत है तो मैं तुम्हें रहने की जगह दे सकता हूँ। लेकिन जियांगजी चेंगू से कहती है कि मुझे तुम्हारी जरा से भी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। ये कहकर लीजुन फटाफट से जियांगजी से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जैसे वो खड़े होते हैं लीजुन तो एक जोरदार किक चेंगू के पैर पे मारती है और जियांगजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और पीछे से हम चेंगू को देख पाते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात को हम जियांगजी को देख पाते हैं जो कि बेड पर सो ही नहीं पा रही थी, उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड की उसकी फैमिली की पुरानी बातें ही परेशान किए जा रही थी, उसे काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी। लेकिन तभी उसे मिस्टर सू का मैसेज आता है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती है। मिस्टर सू तो जियांगजी से बात करना चाहता था। जियांगजी मन के अंदर सोच रही थी कि मुझे मिस्टर सू से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इस वजह से वो तो सीधा गुड नाइट बोलकर ही सो जाती है। और जैसे मिस्टर सू उसका मैसेज देखता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मिस्टर सू जियांगजी को एक और मैसेज डाल देता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। क्योंकि नेक्स्ट डे मिस्टर सू अपने घर पर जाने वाला था वापस। नेक्स्ट डे मिस्टर सू जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है वो जियांगजी को देखता है जो कि किचन के अंदर एक काम कर रही थी। मिस्टर सू जियांगजी के पास आता है और उसे एक बैग देता है जिसके अंदर वो जियांगजी के लिए कुछ लेकर आया था, लेकिन जियांगजी उस बैग को लेती नहीं है और मिस्टर सू से कहती है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए। मुझे इससे ही काफी ज्यादा खुशी हुई। अब मिस्टर सू से जियांगजी गिफ्ट लेती नहीं है, इस वजह से मिस्टर सू अपने रूम के अंदर ही आ जाता है। रात को जियांगजी मिस्टर सू के लिए डिनर बनाती है और टेबल पर रख कर वो जा ही रही थी, तभी मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ बैठकर डिनर करो। अब खाना खाते हुए मिस्टर सू बाहर की तरफ देखता है जहाँ काफी ज्यादा बर्फ गिर रही थी। इस वजह से मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि आज रात तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा बर्फ गिर रही है, तुम कैसे जाओगी। लेकिन जियांगजी तो जियांगजी थी, वो कहती है कि इतनी भी बर्फ नहीं गिर रही, मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पर ही है। अब काम खत्म कर जियांगजी
जियांगजी वापस जा रही थी अपने घर पर। मिस्टर सू तो उसे रोकना चाहता था, वो गेट तक भी आ जाता है, लेकिन जियांगजी रुकती नहीं है। वो तो अपनी स्कूटी पर बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर गार्ड के पास जाने पर गार्ड भी उससे कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन जियांगजी किसी की कहानी सुनने वाली थी। वो स्कूटी लेकर आगे जाती है कि वो नीचे गिर जाती है। अब ये चीज देखकर गार्ड तो मिस्टर सू को कॉल कर देता है और कह देता है कि जियांगजी ने उसकी बात सुनी नहीं और वो स्कूटी से गिर गई। मिस्टर सू को जियांगजी की इतनी ज्यादा फिक्र होती है कि वो फटाफट से बाहर आता है और जैसे जियांगजी को देखता है वो उसकी स्कूटी के पीछे भागने लग जाता है और उसे आवाज भी देता है। जैसे जियांगजी को आवाज आती है वो फिर दोबारा से अपनी स्कूटी से गिर जाती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि मिस्टर सू भी वहाँ पर भागता हुआ उसके पास आ रहा था और वो भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर सू जियांगजी की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन उल्टा जियांगजी को ही उसकी हेल्प करनी पड़ जाती है। जियांगजी मिस्टर सू को स्कूटी पर बैठाती है और उसको पकड़ने को भी कहती है, जिससे सू काफी ज्यादा खुश होता है। फिर जियांगजी कैसे तो मिस्टर सू को घर लाती है, उसे बेड पर लेटने को कहती है और कहती है कि वो ऊपर के कपड़े उतार दे क्योंकि उसे वहाँ पर चोट लगी है, वो दवाई लगा देगी। लेकिन जैसे मिस्टर सू शर्ट खोलता है जियांगजी को तो कुछ होने लग जाता है, लेकिन फिर वो कैसे तो मिस्टर सू को मेडिसिन लगाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे जियांगजी उठती है वो मिस्टर सू को देखती है और उससे कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो? मिस्टर सू कहता है कि हाँ मैं इतना तो ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए मुझे घर पर ही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। साथ ही मिस्टर सू जियांगजी को भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। मिस्टर सू के काम में उसकी हेल्प करने लग जाती है। तभी जियांगजी यहाँ पर एक फाइल देखती है और फिर सोचती है कि पिछली बार सू की कंपनी ने कुछ चीजों के ऊपर पेटेंट करने का अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो दूसरों के चुराए गए पेटेंट्स थे और इस वजह से पिछली बार मिस्टर सू की कंपनी के स्टॉक्स की कीमत नीचे गिर गई थी। इसलिए जियांगजी यहाँ पर मिस्टर सू से कहती है कि उसे जो पेटेंट्स अप्लाई करने हैं उन्हें एक बार फिर से चेक कर ले, क्योंकि मुझे उनके अंदर गड़बड़ नजर आ रही है। यहाँ पर जियांगजी सू की इतनी प्रोफेशनल तरीके से मदद कर रही थी, इस वजह से मिस्टर सू को तो लगने लग जाता है कि क्या ये सच में नैनी है। इस वजह से वो खड़ा होता है और जियांगजी के काफी ज्यादा क्लोज आकर उससे कहता है कि तुम सच बताओ, तुम कौन हो? तुम सच में एक नैनी हो या फिर कोई और? जियांगजी तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती हुई कहती है कि मैं नैनी हूँ, मैंने पहले से नैनी का ही काम करा है। इसलिए मिस्टर सू अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है और कहता है कि तुम नैनी हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम काफी ज्यादा अच्छे से कर रही हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि क्या तुम मेरी कंपनी के अंदर आकर मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहोगी? जियांगजी मिस्टर सू से कहती है कि मुझे ज्यादा फोर्स लेने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मिस्टर सू भी जियांगजी से कह देता है कि जो काम तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो कर सकती हो। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जब मिस्टर सू अपने ऑफिस के अंदर बैठा था और अपने असिस्टेंट से काम के लिए पूछ रहा था, तो असिस्टेंट फाइल लेकर उसे सभी काम के बारे में बता रहा था जैसे पिछले दिन जियांगजी ने मिस्टर सू को बताया था। इस वजह से मिस्टर सू के दिमाग में तो जियांगजी घूम रही थी, उसकी आवाज घूम रही थी। इस वजह से मिस्टर सू कह देता है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? असिस्टेंट कहता है कि मेरी आवाज को क्या होगा? फिर मिस्टर सू कहता है कि नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम बोलो। मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है कि पेटेंट्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तुम उनको पहले चेक करो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। अभी मिस्टर सू को जियांगजी का मैसेज आता है जो कि पूछ रही थी कि तुम आज कैफेटेरिया से ही लंच करोगे या फिर मैं लंच लेकर आऊँ बनाकर। अब मिस्टर सू को तो जियांगजी के हाथ का ही लंच खाना था, इस वजह से वो कह देता है कि तुम लंच ला सकती हो। जिसके बाद जियांगजी लंच बनाकर मिस्टर सू के लिए लेकर आ जाती है। अब जैसे वो कंपनी के अंदर एंट्री लेती है सभी को ऐसा लगता है कि वो मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जियांगजी मिस्टर सू की पर्सनल कार से वहाँ पर आई थी और वो थी भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। जियांगजी जैसे लंच मिस्टर सू के लिए लेकर आती है, मिस्टर सू उससे कहता है कि तुम भी साथ में बैठकर खाना खाओ यहाँ पर। इस वजह से जियांगजी भी वहाँ पर बैठ जाती है और दोनों खाना खाने लग जाते हैं। वहीं बाहर ऑफिस के अंदर बातें फैल चुकी थी कि यहाँ कंपनी के अंदर एक लड़की आई है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और सभी को लग रहा था कि वो लड़की मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड है। लेकिन जियांगजी की दोस्त को तो पता था कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जियांगजी आई है, तो वो भी सोचने लग जाती है कि क्या सच में जियांगजी मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड है? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब जैसे जियांगजी बाहर की तरफ आती है, जियांगजी की दोस्त जियांगजी को अपने पास बुलाती है और उससे बात करे, तभी वहाँ पर जेंग नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि जियांगजी को रोकता है और उससे कहता है कि तुम मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड हो क्या? जियांगजी कहती है कि नहीं नहीं मैं मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी नैनी हूँ। अब जैसे ही जियांगजी ये चीज कहती है तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ये सुनते ही जियांगजी को बुली करने की कोशिश कर दी है और कहने लग जाती है कि मिस्टर सू के पास एक नैनी क्या कर रही है, जरूर तुम मिस्टर सू को फंसाने के लिए उसके पास आई होगी। इससे तो लीजुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता, वो खड़ी होती है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है कि नैनी का काम कोई बुरा काम नहीं है, तुम जो काम कर रही हो उससे तो लाख गुना अच्छा है और मैं जानती हूँ मेरी दोस्त जियांगजी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। तभी जियांगजी
से कहता है कि मुझे तुमसे पर्सनल में कुछ बात करनी है। अब जैसे ही वो जियांगजी को अपने ऑफिस के अंदर लेकर जाता है तभी वहाँ पर मिस्टर सू आ जाता है और आते के साथ ही वो जियांग से कहता है कि तुम मेरी नैनी को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते और न ही बात कर सकते हो। ये कहकर मिस्टर सू जियांगजी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से सीधा अपने ऑफिस की तरफ लेकर आ जाता है और पूरे ऑफिस वाले उसे देख रहे थे किस तरीके से वो हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था। लीजुन तो कहती है कि मिस्टर सू तो किसी लड़की को टच भी नहीं करता और उसने जियांगजी का हाथ पकड़ रखा था, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस में आने के बाद मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि आखिर जियांग ने उससे क्या बात करी। जियांगजी कहती है कि मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन वो मुझसे तुम्हारे काम के बारे में कुछ सवाल जवाब कर रहा था, कुछ चीजें पूछ रहा था जो कि मुझे नहीं पता। क्या जियांग एक अच्छा इंसान है? लेकिन मिस्टर सू जानता था जियांग एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके काम के बीच में जरूर से टांग अड़ाएगा। जियांगजी तो यहाँ पर मिस्टर सू को बताती है कि तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, जियांग उस प्रोजेक्ट को जरूर से लेना चाहता है और साथ ही जो पेटेंट उसकी कंपनी ने अप्लाई किए थे उसके अंदर भी जियांग ने गड़बड़ की होगी ताकि इससे तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचे। अब जियांगजी ने इतना कुछ बोल ही दिया था, इस वजह से मिस्टर सू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर सू समझ गया था कि जियांगजी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि अब तो तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहोगी या फिर तुम्हें कोई और पोस्ट चाहिए तो तुम वो भी कह सकती हो। जियांगजी कहते हैं कि मुझे कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए, मैं बस अपना काम अच्छे से करूंगी और मैं चाहती हूँ मेरे जो बॉस है वो मुझे अच्छा बोनस दे। जैसी जियांगजी कहती है मिस्टर सू के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इसके बाद रात को जब दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे तभी जियांगजी मिस्टर सू से कहती है कि मैं सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, वो भी एक दूसरी नानी के बदले जो कि छुट्टी पर गई हुई है, वो अगले महीने आ जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये चीज जानकर मिस्टर सू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि मुझे हमेशा की तरह टेस्टी खाना खाने को नहीं मिलेगा। सू को इतना बुरा लगता है कि वो तो तुरंत ही अपने रूम के अंदर चला जाता है, खाना भी नहीं खाता। जियांगजी तो मन के अंदर कह रही थी कि ये बच्चों की तरह हरकतें कैसे कर सकता है। फिर जियांगजी सोचती कि शायद उसे ये खाना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो मिस्टर सू के लिए दोबारा से बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसके रूम के बाहर भी लेकर जाती है। लेकिन मिस्टर सू जियांगजी को देखकर कहता है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसके पेट से तो काफी तेज आवाजें आ रही थी। लेकिन मिस्टर सू तो फटाफट से गेट बंद कर देता है। जियांगजी भी कहती है कि अच्छा तो भूख नहीं लगी, ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को हम मिस्टर सू को देख पाते हैं जिसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इस वजह से वो चुपके से उठता है और किचन के अंदर जाता है और वहाँ पर खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे कुछ भी नहीं मिलता, बस वहाँ पर कुछ फ्रूट्स थे। जैसे ही वो उसे मिलते हैं वो उन्हें खाने लग जाता है और उन्हें खाकर वो वहाँ से जा ही रहा था। फिर वो सोचता है कि मुझे इस टिफिन को भी धो देना चाहिए और फिर वो उसे धोकर फटाफट से अपने रूम में चला जाता है। लेकिन तभी जियांगजी भी किचन के अंदर जाती है और देखती है कि जो टिफिन उसने रखा था वो खाली हो चुका है। फिर वो ही उस टिफिन को अच्छे से धोती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिस्टर सू अपनी पुरानी नैनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें आधे से 1 साल की छुट्टी दे सकता हूँ, तुम आराम से अपनी फैमिली को टाइम दो। ये सुनकर तो पुरानी वाली नैनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिस्टर सू जियांगजी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि 1 महीने से ज्यादा। मैं तुम्हें 1 साल और दूंगा यहाँ पर काम करने के लिए, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करोगी? जियांगजी थोड़ा सोचती है लेकिन फिर कहती है कि मैं इस पे साइन नहीं कर सकती। मिस्टर सू कहता है अब तो मैंने पुरानी वाली नैनी को ही मना कर दिया आने के लिए। लेकिन जियांगजी कहती है कि जिस एजेंसी की तरफ से मैं यहाँ पर आई हूँ वो मुझे परमिशन नहीं देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। तो मिस्टर सू कहता है कि बस इतनी सी बात। वो फटाफट से अपने रूम के अंदर जाता है और उस एजेंसी के सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि जिस नैनी को उन्होंने उसके घर पर भेजा था मैं चाहता हूँ कि वो अभी 1 साल और मेरे घर पर ही काम करे। अब वो एजेंसी वाले मिस्टर सू को अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि वो काफी ज्यादा रिच है। उसने कॉल कर दिया था उनके लिए, तो यही बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से जल्दी से वो तो सू की बात मान लेते हैं क्योंकि सू उन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहा था। सू यहाँ पर बस कैसे तो जियांगजी को रोकना चाहता था। इसके बाद शाम को जब मिस्टर सू घर पर आता है तो वो जियांगजी को आवाज लगाता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। इस वजह से वो उसे इधर उधर देखने लगता है कि तभी वो एक सोफा के ऊपर लेटी हुई दिखती है जहाँ पर उसका पेट काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। इस वजह से जल्दी से वो मेडिसिन लेकर आता है और उसे मेडिसिन देता है और फिर उसे उठाकर बेड के ऊपर लेकर आता है। अब मिस्टर सू को अपनी इतनी ज्यादा केयर करता हुआ देखकर जियांगजी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज से पहले कभी भी जियांगजी की इतनी ज्यादा मदद किसी ने भी नहीं करी थी, इतना प्यार किसी ने भी नहीं करा था। मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग जियांगजी की आँख खुलती है और वो फोन में देखती कि 10 बज चुके थे, जिसे देखकर वो जल्दी से उठती है और फटाफट से किचन के अंदर आती है जहाँ पर वो देख पाती है कि मिस्टर सू वहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रहा था, वो भी वीडियो देखते हुए जो
उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, इस वजह से वो वीडियो में देखकर खाना बना रहा था। जियांगजी मिस्टर सू से कहती भी है कि मैं खाना बना दूंगी, लेकिन मिस्टर सू कहता है कि तुम आराम करो, खाना आज मैं बना सकता हूँ। अब ये चीज सुनकर तो जियांगजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से मिस्टर सू के करीब आती है और उसको हक कर लेती है और फिर मिस्टर सू से कहती है कि मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती। जिसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन मिस्टर सू उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। अब जियांगजी मिस्टर सू को मना तो नहीं करती, इस वजह से दोनों साथ में स्टोर के अंदर आ जाते हैं। दोनों स्टोर में आकर काफी ज्यादा शॉपिंग करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हम चेंगू को भी दूर देख पाते हैं, जो कि छुपकर जियांगजी को देख रहा था। वो भी सू के साथ में और मन के अंदर कह रहा था कि अच्छा तो तुम डिफरेंट लड़कों के साथ घूम रही हो। अब जैसे ही मिस्टर सू को सामान लेने के लिए दूसरी साइड जाता ही है कि तभी चेंगू जियांगजी के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम इसी तरीके से मुझे पहले भी चीट किया करती थी ना, मुझे सब पता है, तुम्हें तो बस दूसरे लड़कों के साथ घूमना ही आता है। जियांगजी तो मन के अंदर कह रहे थे कि क्या ये बेवकूफ पागल हो गया है। अब यहाँ पर चेंगू जियांगजी के साथ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बिहेव कर रहा था और उसे मारने की भी कोशिश करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टर सू आकर चेंगू को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन कैसे तो जियांगजी मिस्टर सू को रोक लेती है। अब जैसे ही जियांगजी मिस्टर सू को दूर करती है, वो मिस्टर सू से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं एक प्रॉब्लम ही हूँ। लेकिन मिस्टर सू जियांगजी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस वजह से तुम खुद को ये सब बोलना बंद करो। जियांगजी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि मिस्टर सू को पहले से जानते थे, इस वजह से वो चेंगू को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब जैसे ही मिस्टर सू और जियांगजी घर पर आते हैं, जियांगजी कहती है कि तुम्हें भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। सू कहता है कि हाँ तुम अच्छे से आराम कर लो। नेक्स्ट डे हम जियांगजी के मॉम एंड डैड को देख पाते हैं, जो कि मिस्टर सू के घर के बाहर ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता जो चल गया था कि जियांगजी यहाँ पर है। जियांगजी अपने मॉम एंड डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए। जियांगजी की मदर जियांगजी से यहाँ पर कहती है कि हमें पता चला है कि तुमने अपनी बैंक के अंदर से जॉब छोड़ दी है, अब हमें पैसे कौन देगा। दरअसल जियांगजी पहले काफी ज्यादा काम किया करती थी और वही घर के अंदर अपने मॉम एंड डैड को पैसे दिया करती थी, क्योंकि जियांगजी के मॉम एंड डैड काफी ज्यादा बुरे थे। यहाँ पर जियांगजी के डैड तो जियांगजी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी जियांगजी उनसे कहती है कि मैं अभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को बुला सकती हूँ। तो जियांगजी के डैड मन के अंदर सोचने लग जाते हैं कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कैसे कर रही है। मिस्टर सू का गार्ड यहाँ पर जियांगजी के मॉम एंड डैड को भगाना चाहता था, लेकिन जियांगजी उसे रोक देती है। फिर जियांगजी अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो जियांगजी की मॉम कहती है कि तुम नैनी की जॉब कर रही हो, तुम इतनी बेकार जॉब कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता भी है कितना एम्बैरसिंग है। जियांगजी फिर अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि मैंने पहले जितना भी काम करा तुम्हें हर महीने सैलरी दी और मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं समझा। तुम दोनों सिर्फ ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि मेरा भाई सिर्फ तुम्हारा बेटा है, बल्कि मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ ही नहीं। तुमने तो सिर्फ मुझे पैसा कमाने की सिर्फ मशीन समझ रखा था। जियांगजी तो साफ साफ अपने मॉम एंड डैड से कह देती कि मैं तुमसे आज ही अपना रिलेशन तोड़ रही हूँ। ये कहकर जियांगजी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन उसकी मदर तो उसके पैर पकड़ लेती है और फिर जियांगजी को इमोशनल करते हुए कहने लग जाती है कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा लोन हो गया है जिसे हमें वापस करना है, इस वजह से तुम एक रिच फैमिली के अंदर शादी कर लो। अब जिससे हमने लोन लिया है उससे हमारा पूरा लोन माफ हो जाएगा। अब जियांगजी के मॉम एंड डैड जियांगजी को इतना इमोशनल कर देते हैं कि जियांगजी कह देते हैं कि ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो उनके साथ उस जगह पर आ जाती है जिस जगह पर जियांगजी के मॉम एंड डैड उसे दूसरे लड़के से मिलाने के लिए लाए थे। अब यहाँ पर जो लड़का था वो जियांगजी को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जियांगजी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल जो थी। वहीं असिस्टेंट ने जियांगजी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वो मिस्टर सू के पास आ गया था उसकी रिपोर्ट लेकर, लेकिन जैसे ही मिस्टर सू उसकी रिपोर्ट देखता उससे पहले उसे कॉल आता है और उससे पता चलता है कि जियांगजी को उसके मॉम एंड डैड अपने साथ लेकर गए, इसलिए मिस्टर सू तो तुरंत ही अपने ऑफिस से निकल जाता है जियांगजी को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर जो मोटा लड़का जियांगजी को पसंद करने के लिए आया हुआ था वो तो घूर घूर कर जियांगजी को देखा जा रहा था, लेकिन जियांगजी तो यहाँ पर डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर देती है और साथ ही उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की सारी बातें बताती है कि उसके मॉम एंड डैड कितने ज्यादा बुरे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ में पैसे से फर्क पड़ता है, उन्हें बस मैं पैसे कमाऊं और ला कर दे दूं, उन्हें सिर्फ यही चाहिए, फिर चाहे मैं जीऊं या मरूं उन्हें इससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। ये चीज जानकर लड़की की फैमिली को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लड़की के मॉम एंड डैड सोच रहे थे कि हम कैसी फैमिली के पास आए जिन्हें अपनी बेटी तक की फिक्र नहीं है। जियांगजी की मॉम जियांगजी से कहती है कि वो क्या कर रही है, तो जियांगजी भी उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम क्या अपनी बेटी को बेचना चाहती हो सिर्फ कुछ पैसों के लिए। जियांगजी की फैमिली यहाँ पर जियांगजी के ऊपर गुस्सा करती उससे पहले यहाँ पर मिस्टर सू पहुँच जाता है। जियांगजी के डैड जियांगजी से कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। मिस्टर सू जियांगजी का हाथ
हाथ पकड़कर उसके डैड से कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और फिर उसका हाथ पकड़ के ही बाहर की तरफ लेकर आ जाता है। जियांगजी इस वक्त काफी ज्यादा खुश थी। बाहर आने के बाद मिस्टर सू जियांगजी से कहता है कि अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब कर दी। लेकिन जियांगजी तो मिस्टर सू को शुक्रिया कहती है। मिस्टर सू तो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो मुझे काफी ज्यादा डांटने वाली हो। जियांगजी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी, तुमने तो मुझे वहाँ से लाकर अच्छा ही काम किया है। साथ ही जियांगजी मिस्टर सू को कहती है कि मैं अपने मॉम एंड डैड को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी नहीं सुधरने वाले, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। फिर जियांगजी यहाँ पर साफ साफ मिस्टर सू से कह देती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो मिस्टर सू भी जियांगजी से कह देता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये कहकर मिस्टर सू जियांगजी को हक कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।